नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक सक्सेना स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इंतजार जो है अब खत्म हो गया है। एमपीपीएससी ने प्री की जो एग्जाम डेट है वो डाल दी है और अप्रैल में उसका एग्जाम होने वाला है। तो अब हमारे पास ज्यादा महीने नहीं बचे हैं। बहुत जल्दी हम यहाँ पर एक चीज जानने वाले हैं कि अब केवल 4 महीने हैं हमारे पास तैयारी के लिए। और अब वक्त आ गया है कि जल्दी से जल्दी हम अपनी तैयारी को प्रारंभ कर दें, शुरू कर दें, ताकि हम इस बार का प्री जो है वो हल हालत में निकाल सकें। तो इसी के लिए आज मैं आपके सामने लेके आया हूं इतिहास की एक स्ट्रेटजी आपके सामने पेश करूंगा, जिसमें हम जानेंगे कि इतिहास को हमें कैसे पढ़ना है। क्योंकि दोस्तों, बहुत समय से मैं देख रहा हूं कि इतिहास के क्वेश्चंस जो हैं वो आ रहे हैं, और आने के साथ साथ अगर पिछला हम पेपर देखें तो उसमें टफ क्वेश्चन आए थे। अगर आप एनालाइज करेंगे तो हिस्ट्री, आर्ट और कल्चर के जो प्रश्न थे, जो क्वेश्चन थे, वो काफी हार्ड आए थे। ठीक है ना। तो कैसे हम इस तैयारी को पूरी करें, कौन कौन सी बुक हमें पढ़नी चाहिए, किस तरह से हमें अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे आज के हमारे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। और इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि एमपीपीएससी प्री में इतिहास का क्या सिलेबस है, हमारे पास इतिहास से क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, भारत का इतिहास हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। कहां कहां से क्वेश्चन आते हैं इसको जानना जरूरी है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, और फिर हम चर्चा करेंगे कौन कौन सी बुक हमें यहाँ पर पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है। प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताओं की अगर मैं बात करूं तो प्राचीन भारत मतलब आपका 10वीं शताब्दी तक का क्वेश्चन आएंगे इसमें। 10वीं शताब्दी यानी राजपूत शासन जो हमारा है, राजपूत शासन चलेगा वो 10वीं शताब्दी। जैसे ही मोहम्मद महमूद गजनबी का अटैक होगा भारत पे, वो हमारा शुरू हो जाएगा मध्यकालीन भारत। तो प्राचीन और मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं आएगी। घटनाएं, घटनाएं मतलब जो मुख्य घटनाएं हुई हैं, चाहे फिर वो कोई भी युद्ध हो, चाहे चंद मौर्य साम्राज्य हो, चाहे मौर्योत्तर काल हो, चाहे दिल्ली सल्तनत हो, कोई भी प्रमुख युद्ध हो, प्रमुख घटना हो, वो सारी घटनाएं और उनकी प्रशासनिक, सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्थाएं आएंगी। ठीक है ना। तो समझिए यहां पर हमको क्या पढ़ना है। एक बात आप समझ लीजिए, इन दोनों पार्ट में बता रहा है कि 18वीं सॉरी 16वीं शताब्दी तक का पूरा इतिहास हमको पढ़ना है, और वो इतिहास की पूरी प्रशासनिक, सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्थाएं हमको देखना है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, जिसमें हम राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है ना, उन्हें हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो उनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दूसरा हमारा टॉपिक वो है। तीसरा हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। स्वतंत्रता संघर्ष मतलब स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष हुआ है, इसमें सभी तरह के किसान विद्रोह, आदिवासी विद्रोह, ठीक है, 1857 की क्रांति, इसके अलावा क्रांतिकारी आंदोलन जो भी है, वो सारे के सारे स्वतंत्रता संघर्ष में आ जाएंगे। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जैसा कि आपको पता है, कांग्रेस की स्थापना के साथ ही साथ भारत में बहुत ज्यादा राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ हुआ। महात्मा गांधी ने फिर 3 राष्ट्रीय आंदोलन किए, तो उनके बारे में भी हमें पढ़ना पड़ेगा कि कब हुए, क्यों हुए। ठीक है ना। प्रमुख घटनाएं उनके बारे में जाननी पड़ेंगी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, खिलाफत आंदोलन कब हुआ। तो ये सारी घटनाएं हम क्रम बाय क्रम पढ़ेंगे और हमारे लिए पढ़ना आवश्यक है। उसके बाद ये जो हम यहां पर पढ़ाई करेंगे, ये सारी घटनाएं 1947 के पहले की हैं। लेकिन दोस्तों, हमारा एक पार्ट और जुड़ा है यहां पर, और वो है स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनः गठन। मतलब ये जो टॉपिक है ये हम स्वतंत्रता के बाद का पढ़ेंगे। जो हमारे स्वतंत्र भारत में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो जो 565 रियासतें थी, उनको किस प्रकार से एकीकृत किया था वल्लभ भाई पटेल ने, और किस प्रकार से राज्यों का गठन किया गया, ये सारे का
सारा जो सिलेबस है वो हमको पढ़ना है हमारे इतिहास में। और यह पोर्शन मैं आपको बता देना चाहता हूं, बहुत बड़ा पोर्शन होता है, एक बहुत कहना चाहिए बड़ा महत्व रखता है ये किसी भी एग्जाम में। ठीक, तो ये पूरा का पूरा एक सिलेबस है जिस पर हमको डिस्कशन या चर्चा करनी है। अब बात आती है कि आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर सिलेबस तो हमने पढ़ लिया है, आपने बता दिया है, लेकिन अब बात आई हम तैयारी कैसे करें। तो तैयारी करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हमें सिलेबस को डिवाइड करना होगा। तो हम यहाँ पे सिलेबस को डिवाइड करेंगे। हमारे सिलेबस में मैंने आपको बताया था कि 1, 2, 3 और 4 पॉइंट है हमारे सिलेबस में। पहला प्राचीन और मध्यकालीन, दूसरा 19वीं 20वीं शताब्दी, स्वतंत्रता संघर्ष, स्वतंत्रता के पश्चात। तो सीधी बात है कि यहां पर हम सिलेबस को कैसे समझेंगे, हम इसे 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे और 4 पार्ट में डिवाइड करने के साथ साथ प्रत्येक पार्ट को हम एक निश्चित अवधि में पूरा करने का प्रयास करेंगे। दूसरी बात, हम ज्यादा से ज्यादा यहां पे ऑब्जेक्टिव करने की कोशिश करेंगे। ऑब्जेक्टिव करना बहुत जरूरी होता है प्री में, कारण मैं बताता हूं। अगर मैं बात करूं तो आपको पता होगा कि इतिहास के ज्यादातर क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो ये 8 से 12 क्वेश्चंस, लगभग इसी तरह के क्वेश्चन, ये मिनिमम 8 मैक्सिमम 12, कहीं कहीं 15 हो जाते हैं, कहीं कहीं 6 हो जाते हैं। वो एक कहना चाहिए एक अलग बात है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है, पर एक अगर हम एवरेज निकालें तो 8 से 12 क्वेश्चंस जो है वो आपके हर एग्जाम में इतिहास के आते हैं। अब अगर आप सोचिए कि अगर आप प्रत्येक दिन, अभी भी हमारे पास कम से कम 90 दिन है, अगर हम प्रत्येक दिन 50 क्वेश्चन भी करते हैं, 50 क्वेश्चन भी छोड़ दीजिए, अगर हम प्रत्येक दिन 20 क्वेश्चन भी करते हैं तो हमारे 1800 क्वेश्चन हमारे कवर हो जाएंगे। और 1800 क्वेश्चन कवर होने का मतलब है कि अगर हमारे 1% भी क्वेश्चन फंसे तो 18 क्वेश्चन हमारी पकड़ में होंगे। तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव से आप देखिए कि आपको कितना फायदा हो रहा है केवल ऑब्जेक्टिव करने से। स्टोरी तो हम पढ़ेंगे ही, उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी हम यहां पर करेंगे। हम यहां पर सबसे ज्यादा ध्यान देंगे पिछले साल आए हुए प्रश्नों पर, उसके अलावा पिछले साल जो प्रश्न आए हैं उनसे जुड़े हुए प्रश्नों पर हम यहां पर क्या करेंगे, आपको एक व्यू निकालेंगे और उस आधार पर हम अपनी तैयारी करेंगे। आगे अगर हम बात करें कि अब इन ऑब्जेक्टिव को तो हमने समझ लिया है, अब हम बात करें कि किन बुक, ऐसी कौन सी बुक्स हैं जिनसे हमें पढ़ना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूं हमारे यहां 3 बुक हैं। अगर मैं प्राचीन भारत की बात करूं तो प्राचीन भारत में सबसे अच्छी जो बुक मानी जाती है वो मानी जाती है झा एवं श्रीमाली। बहुत ही प्यारी बुक है ये दोस्तों। एनसीईआरटी हर तो आपको पूरा करना ही है, ठीक है ना। एनसीईआरटी जो है वो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। अगर आप पीएससी या यूपीएससी किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी आपको यहां पर पढ़नी होगी। उसके अलावा प्राचीन भारत की अगर हम बात करें तो झा एवं श्रीमाली की बहुत ही अच्छी बुक आती है। मध्यकालीन भारत की अगर हम बात करें तो मध्यकालीन भारत में जो सबसे अच्छी बुक इस समय चल रही है, जो ज्यादातर बच्चे पढ़ते हैं, वो है सतीश चंद्रा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आती है एलपी शर्मा। ये 2 बुक अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप इतिहास काफी हद तक कवर कर लेते हैं। कईयों के मन में हरीश चंद्र वर्मा का नाम भी आता है, तो बच्चों हरीश चंद्र वर्मा मेंस के हिसाब से बहुत अच्छी बुक है, लेकिन प्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों बुक काफी यहां पर अच्छी मानी जाती हैं। और अगर मैं आधुनिक भारत की बात करता हूं दोस्तों, तो आधुनिक भारत में केवल 2 बुकें अगर हम पढ़ लेते हैं तो हमारा लगभग पूरा आधुनिक भारत कंप्लीट हो जाता है। और वो 2 बुक जो हैं उनमें से एक बुक है बिपिन चंद्रा और दूसरी बुक जो है वो है हमारी ग्रोवर। तो ये बुक अगर हम पढ़ लेते हैं तो हम पूरा का पूरा जो है इतिहास कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आपको यहां पर हर चीज
क्लियर हो चुकी होगी कि हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। बहुत जल्दी ऑल एग्जाम प्लेस आपके लिए पीएससी की क्लासेस शुरू करने वाला है, और ये जो क्लासेस आपके लिए शुरू करने वाला है, इससे आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि यहां पर हम थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों आपको करवाएंगे। उसके साथ साथ आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को भी हम यहां पर सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए यहीं तक, ठीक है ना। अब मिलेंगे सीधा अपनी लाइव क्लास में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।